हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ गलता लोहा का भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी एक समाज में जो जाति के कारण भेदभाव उत्पन्न होता है उसको केंद्र में रखकर लिखी गई है। भाग 1 में और 2 में हमने अभी तक की कहानी पढ़ी है। उसमें वंशीधर है, मोहन है, नया किरदार रमेश आता है, मोहन का मित्र है जो एक लोहार है। यही सारे किरदार हमने पढ़े हैं। तो अभी ये पढ़ा था हमने पिछले भाग में, अंतिम रूप यहाँ दिया था इस कहानी को कि मोहन के पिता वंशीधर जो अपने पुत्र को, जो एक ब्राह्मण परिवार के हैं, अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर अच्छे उच्च पद पर आसीन देखना चाहते हैं। तो वो बच्चे की शिक्षा के लिए आने वाली समस्याओं, जो गांव से दूर स्कूल में भेजने के लिए थी, रास्ते में एक नदी आती थी जिसे पार करने में काफ़ी समस्या होती थी, तो उसके हल के रूप में उन्हें एक रमेश नाम का व्यक्ति, जो कि उन्हीं की समाज का होता है, जो एक सहायक के रूप में उन्हें मिल जाता है। तो वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगता है और भरे गल से केवल इतना ही कह पाते कि बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी मतलब जाति समाज से है। यहाँ पर छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गए। मतलब सबसे पहले वो जब रमेश के साथ लखनऊ आया अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए, तो जैसे अपन किसी के घर पर रहते हैं, रिश्तेदार के घर पर, तो हमें वहाँ के लोगों के घर के काम काज में थोड़ा मदद करना, ये नॉर्मल बात है, जाहिर सी बात है। तो वो वैसे ही उनके घर में चाची, जो कि रमेश की माता जी और मोहन रमेश की पत्नी, उनका हाथ बटाता था कामकाज में। और मोहल्ले के जितने भी लोग थे, सभी महिलाओं के काम में थोड़ी थोड़ी हाथ बटाने लगा। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आओ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। और सब दफ्तरी बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाने अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। मतलब वो लेकर तो आया था उसके आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन सम्मान की जगह उसे एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस बात को मोहन भी समझने लग गया था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, पास के स्कूल में नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वो जो होनहार छात्र था, वो स्कूल के जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, क्योंकि रात दिन दूसरे कामों में व्यस्त रहता था। माहौल बिल्कुल अलग था और जीवन में बंदी बंधाई लिख पर चलता था। साल में एक बार गर्मी की छुट्टी में गांव जाने का उसको मौका मिलता था, तभी मिलता था जब रमेश, उसके घर का कोई प्राणी, गांव जाने वाला होता था। वो अकेले तो गांव जा नहीं पाता था, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। मतलब बोले अगली कक्षा की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वास्तव में अगले दर्जे की तैयारी तो एक बहाना ही थी। सवाल रमेश उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था कि मतलब ये घर के कामों में मदद कर देता था। और मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। और घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाता तो दुखी नहीं करना चाहता था अपने पिताजी को सही स्थिति बता के, मेरे यहाँ अच्छे से शिक्षा अध्ययन नहीं हो पा रहा है, मुझे यहाँ इन लोगों ने काम में लगा रखा है। तो वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था कि मेरा पुत्र वहाँ लखनऊ में पढ़ रहा है और आगे बहुत हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। मतलब वो चाहते नहीं थे कि ये आगे की पढ़ाई करे। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती थी वो उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती थी कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। इसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। और रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया और पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों में चक्कर लगाने लगा। मतलब उसे आगे की शिक्षा और डिग्री की बजाय अच्छे पद के लिए अच्छी डिग्री की आवश्यकता होती, उस तकनीकी कार्य सिखाया गया।
जिससे कि वो फैक्ट्री कारखाने में काम कर सके। अब वो काम की तलाश में घूमने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बातें बताते और मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर ही वापस आएगा गाँव। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो न सिर्फ बहुत दुख हुआ उनको, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ है, कैसे उनके सपने टूट गए हैं। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था, जो कि मोहन का बचपन का दोस्त था, लोहार था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। मतलब ये वंशीधर ने उसके मित्र से झूठ कहा था कि वो बड़े नौकरी लग चुकी, बड़े पद पर आने वाला है, क्योंकि लेकिन ये यहाँ जो इन्होंने झूठ कहा था, वो झूठ का कारण ये था कि धनराम की जाति नीची थी और वहाँ वो अपनी जाति को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन जो अंतिम शब्द थे धनराम के कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, तो ये बात वंशीधर को रास्ते भर परेशान करती है। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंग पर मोहन और धनराम दोनों बातें करते हैं। और धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल पर बेत से निकालकर भट्टी को तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे की हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग रहा था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो, मतलब समय से उसका साधन ठीक कर दिया था वैसे उन्होंने। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते हैं तो मैं तत्काल बना देता। मतलब उनके पिताजी की बात हो रही है यहाँ पर। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर और फिर वहीं बैठा रहा और जैसे वापस जाने की उसको कोई जल्दी नहीं थी। वो और बातें करना चाहता था अपने मित्र से। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, मतलब दोनों जातियाँ अलग होने के कारण। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा लेते थे, वो बैठने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, क्योंकि वो जातिगत आधार पर उनके समान दर्जा न होने के कारण वे उसके साथ नहीं बैठते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गाँव की मान्यताओं को नहीं मानता था और धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और वो अपना काम करता रहा। वो सोच रहा था मोहन यहाँ क्यों बैठ रहा है। लोहे की एक मोटी छड़ को मुट्ठी भर गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिछ कर रहा था और यही हाथ से सनसी पकड़ के, सनसी मतलब जिससे हम संडासी, जिसे आप नॉर्मल कहते हैं अपने घरों में बर्तन उठाते हैं हम गर्म बर्तन चूल्हे पे से, गैस पे से, सनसी पकड़ के जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे उसका संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे में दोबारा भट्टी में डालकर गर्म करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे दिया। ये बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि सबसे पहले जातिगत बाधाओं के बाद भी मोहन ने हस्तक्षेप करा धनराम के कार्य में, और उसके बावजूद ये कार्य जो कि मोहन के लिए बिल्कुल सही नहीं था या उसके लिए उसकी जानकारी के बिल्कुल बाहर होना चाहिए थे, वो कार्य इतनी सुगढ़ता से उसने कैसे कर दिया। मोहन का हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम तो वो चूक का मौका ही नहीं मिला। वो अवाक रूप से देखता रहा कि अरे मोहन ये कर क्या रहा है। मोहन की कारीगरी का इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम करने से उसका आश्चर्य हुआ। उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। मतलब मोहन इस प्रकार के जातिगत भेदभाव का मोहन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसे वो इस चीज़ों से अनजान था। वो सिर्फ इसी बात पर संतुष्ट था
कि उसकी कारीगरी को क्या धनराम स्वीकृत करता है कि क्या उसने धनराम की तरह ही सुंदर कारीगरी कर ली है क्या। इसी पर मग्न होता है मोहन और यह बात इसी असमंजस में खत्म हो जाती है कि धनराम का मानना था कि मोहन एक पुरोहित परिवार का उच्च अधिकारी होने के बावजूद इन कार्यों को कैसे कर पा रहा और सबसे बड़ी बात कि वो मेरे साथ कैसे बैठ रहा है इन जातिगत बाधाओं को तोड़ते हुए। तो यहाँ एक गलता लोहा पाठ में हमने ये पढ़ा कि जातिगत बाधाएं कितनी भी आ जाए लेकिन व्यक्ति की स्थितियां हमेशा अलग अलग होती है। जाति के आधार पर उसकी स्थितियां नहीं होती है। ये तो उसका भाग्य और उसका कौशल ही उसे निर्धारित करता है कि वो किसके समक्ष बैठने योग्य है या नहीं है। तो इसी आधार पर हमने देखा कि मोहन और धनराम की मित्रता ने इस तरह के बंधनों को बिल्कुल पूरी तरह से मिटा दिया है। धन्यवाद।